The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति कार्यक्रम द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नवीन अङ्कमा स्वागत छ। हामीले अघिल्लो अङ्कमा पनि हेम्पपतिजीसँग बसेर हेम्पको बारेमा, गाँजाको बारेमा र यसको सम्भावनाहरूको बारेमा, यसको उपयोगको बारेमा संवाद गरेका थियौँ। थप अझै पनि विषयहरू स्पष्ट हुनुपर्छ भनेर फेरि पनि हामी संवादमा जुटेका छौँ। आउनुहोस् मलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। कैसे हैं? नमस्ते, बहुत बढ़िया हूँ एंड धन्यवाद इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन देने के लिए। मेरी नेपलीज थोड़ी कमज़ोर है, डेफिनेटली बोल नहीं पाती हूँ लेकिन समझ ज़रूर पाती हूँ और मैं लास्ट एक हफ्ते से तो और भी ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच। तो जो हमारा पहला इंटरव्यू हुआ है, बहुतों ने सराहा है, बहुतों ने प्यार दिया है आपको। और आज ही मैं एक गुरुजी से बात कर रहा था, वो कह रहे थे अरे वो तो नेपाल की बेटी है, नेपाल की पोती है, और हमें अच्छा लगा। और उनका जो काम है असल में सबको करना चाहिए, लेकिन एक महिला होके जो वो कर रही है, दैट्स अमेजिंग, वाज रियली अप्रिशिएटिंग। एंड या यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ लव एंड अप्रिशिएशन फ्रॉम नेपाली अक्रॉस नेपाल एंड हु नोज फ्रॉम वेयर। And how was the week so far? आप जो नेपाल में एक हफ्ते से यहाँ पर है, कैसा कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है? यहाँ पे एक हफ्ते से मैं जब से हूँ तब से तो लग ही नहीं रहा है मेरा बड़े होने के बाद जैसे एक पहला ट्रिप है नेपाल के प्रति, क्योंकि मैं जिन भी लोगों से मिल रही हूँ, जितना प्रेम, सराहना और अंडरस्टैंडिंग मिल रही है वो बहुत बढ़िया मिल रही है। उसके साथ ही साथ जैसे कि आप से भी बहुत बढ़िया शुरुआत हुई थी कि आदि शंकराचार्य जी जगत गुरु है ना, उनसे दीक्षा मिली, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और ये मेरे काम के प्रति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गांजा भांग एक बहुत स्पिरिचुअल प्लांट है और रिलीजियस, क्योंकि सनातन ओल्डेस्ट लिविंग थोड़ा बताइए दर्शक बोला के लिए जाता कि है। हम कैसे अब गुरु भाई गुरु बहन बने हैं। ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहली बात तो मैं इस शंकराचार्य निश्चलानंद जी जो नेपाल में थे शिवरात्रि के इर्द गिर्द, फिर हम जब पहला इंटरव्यू कर रहे थे तो उस इंटरव्यू के बाद हम वहाँ पर दीक्षा के लिए जा रहे थे, गुरु दीक्षा के लिए। तो जा तो ये रहे थे रिकॉर्ड करने के लिए, और मैं तो पीछे लग ली। मैंने तो खाली बोला कि अगर मुझे ये मौका मिल सकता है उनके दर्शन करने का, बट ही वॉज वेरी स्वीट। ये मुझे लेके गए, बाकायदा दीक्षा मिली, एंड आई थिंक सो एक बहुत बढ़िया एनर्जी मुझे और मेरे साथ जो एक और आई हैं गौरिका जी, उनको भी मिली। उनको भी आपकी वजह से दीक्षा मिली। तो आपको भारत से 2 गुरु बहनें साथ में मिल गई। एंड वहाँ से जो शुरुआत हुई, उसके बाद हमारा ऑब्वियसली गोरखनाथ मठ से जो रिलेशन है वो बहुत डीप हो जाता है, क्योंकि वो लीगलाइजेशन गांजे और भांग के प्रति बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं आयुर्वेदा का महत्व और वो सनातन को जिंदा रखने के साथ साथ मजबूत रखने के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। उन्हीं के साथ साथ उसके अलावा मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी, मैं बोलूँगी आज तक जो भी मैंने हेम्प बैग्स से रिलेटेड फैक्ट्री देखी है मेरी लाइफ की, वो मैंने नेपाल काठमांडू में देखी है। गणेश जी हैं उनकी देखी। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया तरीके से एवरी डे मैनिफेस्टेशन हो रहा है और बहुत पॉजिटिव स्पिरिचुअल तौर पे हो रहा है। गांजा और भांग बहुत स्पिरिचुअल प्लांट हो जाता है, और मैं वही साइड दिखाना चाहती हूँ मेरे नेपाली भाई बहनों को भी, क्योंकि हम एक ऐसी साइड यूजुअली देखते हैं जो हमें मीडिया दिखाने की कोशिश करता है। अब वो जो साइड होती है वो मार्केटिंग और एड्स से फ्यूल होती है,
उनको पैसे मिलते हैं, चाहे वो किसी चीज़ की अच्छाई बताने का हो, चाहे वो किसी चीज़ की बुराई बताने का हो, तो जब तक उनका उसमें मतलब नहीं होगा वो उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो अब हमें ऐसी भी चीज़ें दिखानी चाहिए जिसमें ना आपका मतलब पर्सनल, ना मेरा मतलब, ना मैं बिजनेस चला रही हूँ, ना आप उससे प्रति बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन एक बहुत सत्य चीज़ें हैं जो अब नेपाली भाई बहन भी मेरे ख्याल से देख पा रहे हैं। वंडरफुल। तो लास्ट टाइम जब इंटरव्यू कर रहे थे तो वी वेर काइंड ऑफ इन रश, सो आज हम विस्तार में और डिटेल में बात करेंगे। परिचय तो हो गया है, आप जो नेपाल में और भारत में और विश्व भर में भ्रमण करके जो हेम्प के प्रति एक सकारात्मक धारणा बनाने का काम कर रही हैं। असल में मुझे खुशी होती है कि जो एक हेम्पवती, पार्वती से इंस्पायर होके जो नाम मिला आपको, नाम आपने ही क्रिएट किया, फिर उसी नाम से आप जानी जाती हैं और विश्व भर में भ्रमण कर रही हैं और बहुत लोगों को अवेयरनेस की काम कर रही हैं। और आपने कहा कि बहुत लोगों को हेल्प हो रहा है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, बहुत लोगों को आपने बचाया है। मैं कौन होती हूँ बचाने वाली? मैं कोई भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं उनको कनेक्ट करने वाली ज़रूर बन जाती हूँ सही दवा से, या ऐसी दवा से जिससे उनकी तकलीफ कम हो और इलाज हो। जी, अब हम भगवान शिव की बात से ही शुरू करते हैं। भगवान शिव को जब हम व्याख्या करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, तो शिव को लेकर दो किस्म के लोग बोलते हैं। एक किस्म के लोग होते हैं कि गांजा विरोधी होते हैं, जो विशेष करके जो गांजा का गलत प्रयोग देखते हैं उसके बाद वो विरोधी हो जाते हैं और वो कहते हैं कि भगवान शिव ने कभी गांजा नहीं पिया, गांजा के बात ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों ने भरमा रहे हैं। ऐसे किस्म के बात करने वाले लोग भी हैं। फिर दूसरे बात बोलते हैं कि हाँ, गांजा पीते थे, लेकिन गांजा भी नहीं, वो 20 भी पीते थे, क्या तुम 20 पी सकते हो? ऐसे बोलने वाले लोग भी हैं। अब शास्त्र के हिसाब से, शास्त्र का भी आपने खोज अनुसंधान किया है, शास्त्रों को देकर फिर अमिश त्रिपाठी जी ने जो शिव ट्रायोलॉजी लिखा, और उन्होंने जब तो शिव ट्रायोलॉजी में भगवान शिव के बारे में जब बात करते हैं वो नोवेल में, उसमें एक्सप्लिसिटली दिखाया जाता है कि भगवान जी चिलम निकाल रहे हैं, गांजा मार रहे हैं, बना रहे हैं, फिर चिलम फूक रहे हैं। वो शिव ट्रायोलॉजी के 3 ही किताब में भगवान शिव को गांजा से एसोसिएट करके बताया गया है। तो पीपल आर कन्फ्यूज्ड, आइदर भगवान शिव के साथ गांजा असल में जुड़ा हुआ था या नहीं। लेट्स एक्सप्लेन दैट फर्स्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रुद्र अभिषेक क्या होता है आपको पता है? रुद्राभिषेक, जी। वो एक किताब भी आती है, रुद्र अभिषेक का पूरा प्रोनाउंस पूरा बोलते हैं। उसके अंदर भांग से रिलेटेड ऑलरेडी एक चौपाई है। अच्छा। जो हम बोलते हैं, है ना, कि हम भगवान शिव जी को चढ़ाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। वो तो एक लिखित शिव जी से रिलेटेड वाली बात हो गई कि लिखित भी है। दूसरा, कोई भी ज्योतिर्लिंग चले जाइए आप, वहाँ पे भगवान का श्रृंगार भांग से होता है। भांग का जो पेस्ट होता है, पहली बात तो घोटा जाता है मंत्रों के साथ, है ना, उसके बाद उसका पेस्ट बनाया जाता है। श्रृंगार में जो हरा रंग का हर बड़ी सी शिवलिंग पे नहीं होता है पेस्ट, वो भांग से होता है। उसके बाद आप महाकालेश्वर चले जाइए या काशी विश्वनाथ चले जाइए, आपको हर एक जगह पे मिलेंगे भांग के ठेके, ठंडाई, मेन जो ज्योतिर्लिंग है उसके सामने, और वो सिर्फ एक पंडित बना सकता है। अच्छा। वो पंडे हम जैसे बोलते हैं, उसको लाइसेंस भी पंडों को ही मिलता है वो ठंडाई बनाने का। और आइडली जो पुराने जमाने के थे उनके तो वो जो जिसमें वो पीसते थे, घोटते थे, है ना, उसके अंदर ऐसे करके लिखा होता था, मंत्र बेसिकली एनक्रेव्ड होता था। तो जब वो घोट भी रहे हैं, बोलने के साथ साथ उसमें घोटे में भी आ रहा है वो चीज़, अभी भी कम से कम वो मंत्रों वाली प्रैक्टिस होती है। ये तो एक हो गया एक प्योर एसोसिएशन रिलीजियस सेक्रेमेंट के तौर पे, है ना, कि देयर इज नो डाउट कि भगवान शिव से भांग गांजा जुड़ा है कि नहीं है। दैट डाउट इज क्लियर। अब किस प्रकार जुड़ा है, कि वो उसका चिलम में सेवन करते थे, कि वो उसका भांग में खा के सेवन करते थे, या पत्ते में सेवन करते थे, या श्रृंगार में सेवन करते थे, कि कैसे करते थे। अब बात तो वही हो जाती है कि
इसके अगर 50,000 इस्तेमाल हैं तो हम इंसान अपने आप को इसीलिए बोलते हैं कि जानवरों से ऊपर हैं। IQ लेवल सबसे एनिमल किंगडम में अपने आप को ऊपर तो रख लिया हमने, तो हम इतने ऊपर नहीं हो सकते कि किसी चीज़ का अगर 50,000 इस्तेमाल है तो तुम 40,000 इस्तेमाल करो जो अच्छा है, खाली 10,000 इस्तेमाल छोड़ दो जो बुरा है। बिल्कुल। जस्ट सेइंग इंस्टेड ऑफ बैनिंग, इस चीज़ को पूरी तरह से बैन करना। आज की तारीख में US हो गया, कनाडा हो गई, इनकी सब स्टेट्स जो होती हैं वो टैक्स करके इससे हॉस्पिटल बना रही हैं, सड़कें बना रही हैं, स्कूल्स कॉलेजेस फ्री में स्कॉलरशिप दे रही हैं। ये बड़ी बात नहीं है। मिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस डॉलर का टैक्सेस क्रिएट हो रहा है इस टाइम में US अलोन में। तो वो सेम चीज़ हम इंसान अगर 2023 में इतने एडवांस बोलते हैं कि मार्स में जीवन शुरू करेंगे, धरती में चीज़ें बैन करके मार्स में उगा के फ़ायदा क्या? धरती पे जो है उसका सही से इस्तेमाल करना। मारने वाला विष भी अभी बिक रहे हैं, लेकिन एक अब कंट्रोल, वो चूहे मारने वाला विष हो जाता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सर दर्द से लेके कैंसर तक का इलाज करता है जी। साथ ही साथ चाहे वो शिवरात्रि हो चाहे वो होली हो, भांग का सेवन करते थे हम शुरुआत से। हमारी शरीर के अंदर, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया, एक एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम होता है। उसको कंट्रोल में और बैलेंस में रखने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैनाबिनॉइड ज़रूरी है, जो भांग में सबसे ज़्यादा मिलता है, एक कंपाउंड। अब उसको कितना उपयोग करना है वो हम ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं। मतलब एक कलेक्टिव, उसको बैन करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा कई बीमारियां जो कभी नहीं होती थी जब हम इनका सेवन करते थे वो आज एग्जिस्ट करती हैं। एपिलेप्सी का इलाज होता है गांजे से, मिर्गी के दौरे का। अच्छा। मतलब ऐसे ऐसे केसेस हैं जो महीने में जिनको 300 दौरे पड़ते थे, 3-3 महीने से एक नहीं पड़ा गांजे के तेल की वजह से। तो जिसके बच्चे को मिर्गी आती हो उससे पूछो वो हर एक दौरा कितना इम्पोर्टेंट होता है। उसको आप विष भी बोलोगे वो भी पिला देगी। ये तो गांजे का तेल है जिससे इलाज होता है और साइंटिफिकली प्रूवन है। तो अब इस मामले में मैं उन लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि आप अपना दिमाग लगाएं। तो यदि अमृत मंथन के समय वसुकी नाग को, मेरू को तोड़ के जब लगाया गया था, तो तुम भी सांप पकड़ के थोड़ी ना, अब रस्सी बनती है ना, रस्सी मिलती है, अब रस्सी से हम करते हैं ना अपना बटर बनाते हैं, तो थोड़ी ना सांप पकड़ के उसको गोल कर देते हैं। करेक्ट। तो अपना थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। अगर किसी को कैंसर है तो आप मत बोलिए कि वो गांजे का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, या किसी को ब्रेन ट्यूमर है, या अगर कोई इसका सेवन दुरुपयोग कर रहा है जी, तो डेफिनेटली दुरुपयोग हर चीज़ का होता है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो मांस हो, चाहे वो दारू हो, चाहे वो नॉर्मल खाना हो। आजकल मैं भी थोड़ा खाते पीते घर की ज़्यादा, मोटा शब्द जो होता है मोटापा, खाने का सेवन ज़्यादा हो रखा है, एक्सरसाइज थोड़ी कम हो रखी है। पहले मैं बिल्कुल पहाड़ पे रहती थी, अब शहर में रह रही हूँ, बैठना ज़्यादा हो गया, उतरना चढ़ना कम हो गया है। तो ये सब हम इंसानों की ही चीज़ है ना। अब मैं वापस चली जाऊंगी पहाड़ पे तो फिर वापस सब नॉर्मल हो जाएगा। तो वो अपना रियलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि सबको शहर में रहना ही नहीं चाहिए। बाकी तो रह रहे, कंट्रोल भी कर रहे हैं, उन पे नहीं चढ़ रहा वो चीज़। मुझ पे शहर का मतलब बैठना नहीं सूट करता, मेरे को एक्टिव लाइफस्टाइल सूट करती है मेरे शरीर अनुसार। तो अगर कोई गांजे का 1 बॉटल महीने में तेल इस्तेमाल कर रहा है, उसको उतनी ज़रूरत है, किसी को 3 बॉटल भी लग सकती है कि उसका हो सकता है बीमारी उतनी हो। तो अगेन उसमें डॉक्टर डिसाइड करने चाहिए कि उसको कितनी मात्रा में ज़रूरत है। ना आप, ना मैं, ना ही सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर थोड़ी ना है, साइंटिस्ट थोड़ी ना है। इतनी उन लोगों को छूट मिलनी चाहिए जो दवा बनाते हैं। तो शिवजी ने जब विष पिया तो आज की तारीख में गांजे, भांग के बीज से एथेनॉल और बायोडीजल भी बनता है जी। तो हम उसका एथेनॉल और बायोडीजल नहीं पी लेंगे ना, जो दवाई वाला साइड होगा वो पिएंगे ना। तो इंसान को अपनी मति यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। और आप कौन, पता नहीं किसी इंटरव्यू में कह रही थी कि जो हिरोशिमा नागासाकी में जो एटॉम बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी जो रेडिएशन अभी तक थे उसको रिड्यूस करने में भी ये प्लांट हेल्प करता है ना। तो हिरोशिमा नागासाकी में इसको तो ग्रो जब किया ये गया जब आप कह रही थी तो मैं सोच रहा था कि आज के समय में रेडिएशन कहाँ पर नहीं है,
जहाँ तहीं रेडिएशन से भरा हुआ है, हमारे सर के अंदर अंदर से यहाँ पर रेज जा रहे हैं अभी, है कि नहीं। तो इतने रेडिएशन जो है इसको रिड्यूस करने में गांजे का जो गार्डन बने शहर शहर में अगर खेती हो तो कितना वायु स्वच्छ होगा, है कि नहीं। ये बहुत सही चीज़ आपने बोली, एंड स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे इस टाइम पे कुछ और उग नहीं सकता है आसपास, जैसे धान की खेती के लिए तो हमको बहुत यूरिया DAP डालना पड़ता है, और ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड भी बनता है इससे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बनता है, यूरिया डालने की भी जरूरत नहीं, इससे भी बनता है दूसरे फल पौधों के लिए। बिना यूरिया के भी ये तो उग जाता है ना, ये जहाँ तो पर बिना यूरिया वगैरह के उगता है, लेकिन इससे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बनता है भांग से, ताकि जब अगर आपको सेब उगाना है या कोई और चीज उगाना है तो आप उसमें भी यूरिया मत डालो। अगर आप इसका बना हुआ ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर डालोगे तो ना कीड़े लगेंगे उसके अंदर, और ये सॉइल को और बढ़िया बना देता है। तो इससे उसके अलावा जो बाढ़ ग्रस्त एरिया होते हैं, इसकी जो रूट्स होती है वो जाले की तरह होती हैं, तो वो धरती को पकड़ के रखते हैं। तो नदियों के किनारे स्पेशली ये बहुत अच्छा होता है। फिर जहाँ पे गवर्नमेंट या फिर फैक्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, उन सारी एरिया के आसपास इसको लगाया जाए तो वहाँ का स्पेशली शुरुआत की जाए तो ये कम करेगा। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक नार्कोटिक्स पौधा है तो पूरे शहरों में इस तरह से उगाया भी नहीं जा सकता है। ये एक बहुत बढ़िया सपना है और सबका सपना है कि जब आप हिमालय में, जब आप पहाड़ों में जाते हैं, आप जंगलों में जाते हैं तो ये उग रहा होता है घास की तरह, तभी इसको अंग्रेजी में ग्रास बोलते हैं। लेकिन ऐसी उम्मीद करना कि गवर्नमेंट हमें ऐसी तरह से हर जगह उगाने देगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो नार्कोटिक्स में आ जाता है। तो एक वो चीज़ है। लेकिन हाँ, सपना बहुत बढ़िया है कि हर जगह ये उगे, क्योंकि इससे गाय भैंस बकरी का चारा भी बनता है, तो ये भी बहुत बढ़िया है। ये चारा कैसे बनता है? इसको सुखा के जो इसका तना होता है उससे उसका चारा बनता है। उसके अलावा जो पहाड़ों में जो चरवाहे होते हैं वो देखते हैं गाय और बकरियां ये खाती हैं, ये घास की तरह पूरा नहीं खाती हैं, अपने आप की तबीयत ठीक रखने जितना एक एक पौधा खा लेती हैं ये। अच्छा। मैंने खुद ये चीज़ देखी है। और आप कहीं पे भी जाएंगे पहाड़ों में, गद्दी जो लोग होते हैं वो बताएंगे कि हाँ हमारी बकरी वगैरह खा लेती हैं, थोड़ा बहुत खाती हैं अपने आप को स्वस्थ तंदुरुस्त रखने के लिए। काफ़ी सारे वीडियोस हैं जहाँ पे पेड़ और हाथी भी आपको आपको शेर और हाथी भी खाते हुए दिखेंगे। मैमल्स है ना, हमारे सब मैमल्स के अंदर वो एंडोकैनाबिनोइड सिस्टम होता है। अच्छा, लॉट ऑफ वर्क, लॉट ऑफ थिंग। सी, जब हम आपने पहले वाला इंटरव्यू में कहा था कि गांजा के सेवन से आज तक किसी को भी मरा हुआ नहीं पाया है जी, कोई नहीं मरा है जी। तो जो एक्सेसिव अमाउंट में इसको प्रयोग करते हैं जो युवा है, इसीलिए युवा भी वृद्ध भी पता नहीं कौन कौन पीता है। तो जो ये पीने वाले हैं, ये इनको जो हाई ये देता है, ये जो हाई है ये भी फिर इसको भी स्पिरिचुअली भी एक्सप्लेन करते हैं लोग। दो चीज़ें हैं, एक तो एलिवेट हो जाता है, हाई मिलता है। एक है अगर आपको पता है कि उस हाई के साथ करना क्या है ना, नहीं तो आपको साइकोसिस हो सकता है। देखा जाता है कि जो विद्यार्थी एग्जाम दे रहे हैं, कॉलेज में हॉस्टल्स में रहते हैं, ये लोग गांजा फूक के पढ़ते हैं। जी, मैंने भी प्रीटी मच ये चीज की थी मेरी ग्रेजुएशन टीबी के बाद मैंने की है। डीपली पढ़ते हैं और समझते भी हैं जी। और फिर अब इसको तो वही ना कि वो हाई के बाद आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर आपको पता नहीं है कि वो हाई के बाद क्या करना है, जैसे कि आप पढ़ने बैठे तो आपको वो कॉन्सेप्ट्स और इन डेप्थ जाएंगे, आप आत्मा स्वरूप समझेंगे उसको, आपको अंडरस्टैंडिंग और याद रखने में और आसानी होगी। लेकिन अगर आप उसी के बाद कार रेसिंग करने चले जाएं, बाइक रेसिंग करने चले जाएं या कुछ ऐसी चीज़ें करें जो कि टेंशन, एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहे, तो साइकोसिस जैसी भी चीज़ें हो सकती हैं। उसका बहुत लंबे समय तक दुरुपयोग करने से, कि अगर आपको पता ही नहीं है, जैसे बोलते नहीं, अगर आप डिस्प्रिन दिन में 10 खाना शुरू कर लो, डिस्प्रिन दिन में 10 खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग पे असर होगा, किडनी पे असर होगा। सर दर्द के लिए है ना, दिन में डॉक्टर भी बोलता है पूरे दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं खा सकते।
है ना, महीने में 20 से ज़्यादा नहीं खा सकते। ये इधर चॉकलेट की तरह पॉप कर रहा है, कोई 5-5 खा रहा है बैठ के, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। यदि कुछ लोग होते हैं जिनको हार्मोन इम्बैलेंस होता है, वो सुबह एक टाइम एक गोली खाएंगे, दोपहर में एक टाइम खाएंगे, शाम को एक टाइम खाएंगे। उसी तरह वो इस ऑयल का 3 टाइम सेवन करते हैं, यूएस में, कनाडा में, इंडिया में भी। उसको दवाई की तरह इस्तेमाल करना होता है, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। इसको लीगल करने का जो इशू है, लीगल करने में समस्या कहाँ हो रही है? जैसे अब यूएस ने जो हमें आज ही में सुबह बात कर रहा था कि जब ये इलीगल बनवा दिया, बैन किया गया, तो उस समय यूएस से नेपाल को $20 लाख मिलते थे बैन करने के लिए। फिर उन्होंने और भी देश को ऐसा किया, फिर वो बंद हो गया। हमने रफ एक हिसाब सुना है। तो ऐसे करके उन्होंने सब दुनिया भर में बैन किया, फिर उन्होंने ओपन कर दिया, और हम अभी भी बंद करके बैठे हुए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में औषधीय उपयोग के लिए पूरा खुला कर दिया है, फिर कनाडा में औषधीय उपयोग के लिए और दूसरे उपयोग के लिए भी खुला कर दिया है। तो दे आर ओपनिंग, सो वी आर नॉट, व्हाई वी आर नॉट ओपनिंग? हम उनसे, उनका उपनिवेश भी नहीं है कहा जाए तो, फिर हम क्यों इसको लीगलाइज करने में, मतलब इंडिया में भी, नेपाल में भी विद्वान लोगों का भी तो कमी नहीं है ना, पढ़े हुए लोग भी हैं, आयुर्वेद के आचार्य भी इसको जानते हैं। बालकृष्ण जी भी का वीडियो देख रहा था, वो भी बोल रहे हैं इसके बारे में, विद्वान लोग भी बोल रहे हैं, तो फिर तकलीफ कहाँ पर है? अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 40 साल, अब तो 60 होने को है, 60 साल अप्रॉक्सीमेटली ब्रेन वॉश किया कि ये ख़राब चीज़ है, तो उसकी एक्सेप्टेंस करने के लिए इतना टाइम लग रहा है। दूसरा, उन लोगों ने अपने लॉज, सही बात है, यूएस ने पूरी दुनिया को प्रेशराइज किया था, आज यूएस ही सबसे ज़्यादा लीगल करके बैठा है। उल्टा जेलों में जो लोग अरेस्ट हुए थे गांजे से रिलेटेड, आज उनको भी छुड़ाया जा रहा है। हमारे यहाँ तो हर रोज़ अभी भी अरेस्ट हो रहे हैं, आप क्या भी, भारत, नेपाल, श्रीलंका यही हाल चल रहा है, जो कि गलत बात है। उसके अलावा अब गवर्नमेंट, चाहे वो कहीं की भी हो, उस समय कितने पैसे मिले थे या प्रेशर मिला था, धमकियां मिली थी, वो हमें क्या पता, हमने किसी के अकाउंट्स नहीं देखे, हमें नहीं पता। लेकिन आज अभी इस चीज़ को सही करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो क्यों डिले हो रहा है? आपके घर में एग्जाम्पल 10 लोग हैं, ठीक है, अब आपको लेनी है या तो नई गाड़ी, या तो एक नया फ्रिज, या तो एक नई बाइक लेनी है, या तो एक नया फ्रिज लेना है। पूरा घर डिवाइड हो जाएगा, कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सा फ्रिज लेना है। अभी तो उस पर आई नहीं कि गाड़ी लेनी है या फ्रिज लेना है, पहले सब डिसाइड करने बैठ जाएंगे, करेक्ट। और ये सिर्फ घर की एक फ्रिज या एक गाड़ी की बात हो रही है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल भारत या नेपाल जैसे देश की, जहाँ पे इतने सारे प्रदेश हैं, उसके लीडर्स हैं, सबकी अपनी थिंकिंग है, सबकी अपनी अपब्रिंगिंग है, सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। उन सब को एक करना इस सब्जेक्ट पे और फिर उसको पास करना, मैंने फिज़िकली 8 स्टेट में ये करने की, और स्टेट्स में कोशिश है, होपफुली करते रहेंगे। और मेरे साथ साथ कई लोग हैं, लेकिन ये एक मैनुअल वर्क है, ये कंट्रोल कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता, तो इस वजह से ये टाइम लग रहा है। लेकिन अगर चाहें तो प्रधानमंत्री, हर एक देश का प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर कर सकता है चेंजेस। वो इतने सारे लोगों में जब तक एक मेजॉरिटी एक तरफ नहीं हो जाएगी, वो ये डिसीजन भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये नारकोटिक्स रिलेटेड है। तो मैं दोनों तरफ के पक्ष बहुत अच्छी तरह समझती हूँ, इसीलिए ना आज तक मैंने पिटीशन फाइल की, ना मैंने आज तक प्रोटेस्ट किया, ना मैं पिटीशन मतलब आपने केस कर दिया है ना गवर्नमेंट पे कि वो बात सुनने को तैयार नहीं। अब मेरी तो बात सुनते हैं, मैं कब कह सकती हूँ कि नहीं सुना। अब उन्होंने मुझे ये एक्सप्लेनेशन भी दी और मैं समझती भी हूँ, बिल्कुल। अब उसमें बीच में मैं जाके पिटीशन या रैली का ये मतलब होता है कि वो सुनने को ही नहीं तैयार है।
तो ये दोनों चीज़ मैं अपने आप को थोड़ा सा अभी तक मैंने दूर रखा है। भगवान ना करे कभी ऐसी कोई सरकार आए जहाँ पे ना मेरी बात सुनी जा रही हो या मेरी आवाज़ को दबाया जा रहा हो, तब मैं करूँ प्रोटेस्ट या पिटीशन। राइट। तो आज तक नहीं हुआ है ऐसा। तो मैनुअली आप हार्ड वर्क करें और जो पर्सनालिटीज है, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, उनसे लीगली आप बात करते जाएं। मैं ऑफिसेस जाके हम बात करते हैं, उनको दिखाते हैं। जैसे ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये एक वॉलेट है ना, पर्स है ये, करेक्ट। अब ये भांग से बना हुआ पर्स है, ये तो मेड इन नेपाल वाला भांग से बना हुआ पर्स है। तो हम जाते हैं, अलग अलग लोग हैं आज की तारीख में। जब मैंने 10 साल पहले शुरू किया था तब बहुत कम लोग, मैं कह सकती हूँ तब इकलौती थी कि मिनिस्टर्स के ऑफिस में जाके बोलना कि मैं भांग के सिलसिले में मिलने आई हूँ और फिर उनको ये सारी चीज़ें। हाँ, लेकिन मना भी नहीं कर सकते, एजुकेटेड लड़की है, अब क्या इसको बोलें। उनके साथ लेटर्स हैं यूएस और यूके वाले, तो मना भी नहीं कर सकते। तो चलो सुन ही लेते हैं इस बात को, है ना। और वो सुनने के वो 10 मिनट में फिर वो समझते थे, फिर वो 10 मिनट का आधा घंटा करते थे कि सही तो बोला जा रहा है। फिर एंड में मैं हमेशा यही बोल के उठती थी, अभी तक मैंने जितना भी आपको बताया और दिखाया वो साइंस है सर। प्रिया मिश्रा ने इजाद नहीं किया कुछ भी इसमें से, है ना। तो याद रखिएगा, अगर आप मानेंगे तो साइंस को मानेंगे, नहीं मानेंगे तो साइंस को नहीं मानेंगे। जो सच्चाई है ना। तो आई हैव बीन लकी कि माना जाता है, सुना जाता है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वही बात आ जाती है कि जैसे घर में 10 लोग होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, हर जगह टाइम लगता है। उसमें कई लोग मुझे भी बोलते हैं कि आप गवर्नमेंट की बड़ी साइड लेते हो। तब मैं बोलती हूँ भैया मुझे पता है, अगर मेरे घर में गाड़ी लेने की बात आए, 4 लोगों में कितनी तू मैं हो जाए कि किसी को कोई गाड़ी पसंद है, किसी को कोई गाड़ी पसंद है, किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को कोई फंक्शन पसंद है ना। तो वही चल रहा है इस टाइम पे। लीगलाइजेशन में मेडिकल होना चाहिए, रिक्रिएशनल होना चाहिए, रिलीजियस होना चाहिए, इंडस्ट्रियल होना चाहिए, है ना। अब उसमें गवर्नमेंट, वो तो हेम्पवती बोल रही है ना, अब गवर्नमेंट वो चाहे नेपाल की हो, चाहे वो मेक्सिको की हो, चाहे वो कनाडा की हो, चाहे वो यूएस की हो, वो अपने हिसाब से देख के उसमें सब स्टेट, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी स्टेट है जैसे कि गुजरात, वहाँ पे कभी उगा ही नहीं है। एग्जाम्पल, उगता तो हर एक स्टेट में अपना अपना वेरिएंट भांग का, गांजे का है, लेकिन पब्लिकली इस तरह से नहीं है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे रिक्रिएशनल करना चाहिए। लेकिन अब जैसे हिमाचल हो गया फॉर एग्जाम्पल, या नेपाल जैसी जगह हो गई। थोड़ा विस्तार में कह दीजिए जो रिक्रिएशनल का मतलब होता है जो स्मोकिंग होती है, जो गांजे चरस, जो आप लोग बोलते हैं चरस, हशीश, इसका सेवन होता है। उसी तरह जिस तरह से आज हम दारू एक दूसरे के साथ बैठ के या अपने परिवारजनों के साथ बैठ के, आज एक बेटा या बेटी अपने बाप के साथ एक चीयर्स बोल सकता है, सन 1940 में अगर सोचा होता है ऐसा करना तो थप्पड़ पड़ते 1920 में, करेक्ट। तो वैसे ही अगर यूएस में आज ये हो रहा है तो हमारे यहाँ तो कब से हो रहा था ये सारी चीज़ें। तो उस चीज़ को एक्सेप्टेंस, रिक्रिएशनल वो मतलब होता है, या तो भांग के जो लड्डू हो गए, मतलब दवाई की ज़रूरत की तरह से नहीं, मज़े के लिए आप उसका सेवन कर रहे हैं, वो होता है रिक्रिएशनल। कई ऐसी जगहें होती हैं स्पेशली पहाड़ों में, क्योंकि नेचुरली पहाड़ों में बहुत कम चीज़ें होती हैं, तो उसका हर एक तरीके से वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो दवा में हो, कपड़े में हो या मज़े में हो, करेक्ट। तो वो कपड़ा भी भांग से बनाते हैं, दवा भी भांग से बनाते हैं, फिर मजे भी चरस भी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पहाड़ तक कुछ और दारू कैसे पहुंचेगी वहां तक, करेक्ट। तो अगर ऐसी जगहें हैं तो वहां पे कर देना चाहिए, क्योंकि वो उनके सिस्टम का हक है। आपके और मेरे पैदा होने से पहले, ये लॉ बनने से पहले और लिखाए जाने से पहले, लॉ बनने से पहले, एग्जैक्टली। तो ये उनका वो हक हो जाता है। तो उसके अलावा अब जैसे कोई सिटी है फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे ये कभी था ही नहीं, तो मैं नहीं बोलूँगी कि आप वहाँ पे अलाउ करें। उसी तरह जैसे एम्स्टरडैम एक जगह हो गई जहाँ पे कॉफ़ी हाउसेज होते हैं, वो एक जगह ही वैसी बनी होती है, आप टैक्स उस हिसाब से करो ना, जैसे आप अल्कोहल शॉप्स को टैक्स करते हो या डिस्को को टैक्स करोगे, ऐसी जगहों को जहाँ पे मतलब एम्स्टरडैम में आप पसल में जाके पैसा दे के खरीद सकते हो, और वहाँ पर कैफे में यूएस में भी, न्यूयॉर्क में भी, टोरंटो में भी, मतलब जो स्मोक कर सकते हैं। या एग्जैक्टली, न्यूयॉर्क में आप स्मोक कर सकते हो, आप कैलिफोर्निया में स्मोक कर सकते हो, आप लास वेगस में स्मोक कर सकते हो। रिक्रिएशनल लीगल है। अप्रॉक्सीमेटली 21 यूएस स्टेट्स में रिक्रिएशनल मतलब चरस,
लीगल है और 46 स्टेट में मेडिकल लीगल है। अच्छा। तो और ये मुझे भीम उपाध्याय सर ने याद दिलाया है परसों ही कि मतलब नंबर्स तक है ना। तो अगर भारत और नेपाल का अगर देखा जाए तो हम दोनों देश कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँच सके। जैसे यूएस और कनाडा इससे इतना कमा रहा है, अपने पेशेंट्स भी ठीक कर रहा है। आर्मी के डिफेंस के, नॉट जस्ट आर्मी, डिफेंस के इंश्योरेंस में भी कवर होता है। इंश्योरेंस वाले पैसे देते हैं इससे ट्रीटमेंट कराने के लिए यूएस और कनाडा में। इंश्योरेंस में जैसे बाकी दवाइयों का कवर होता है वैसे कैनबिस का कवर होता है। तो इससे ज़्यादा क्या प्रूफ चाहिए। तो आपने कहा था कि हमने बहुत से कृषक को फार्मिंग करने के लिए लीगलाइज करवा दिया है, सर्टिफिकेट मिल गया है उनको। जी। तो उनको जैसे अब कहिए कि हमारे कार्यक्रम कोई नेपाल के कोई कृषक देख रहे हैं, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो भारत के भी कोई कृषक अगर देख रहे हैं तो इसको लीगलाइज करके वो फार्मिंग करने के लिए कंडीशन क्या क्या होते हैं, क्या क्या कंडीशन वो को मिला के वो उनको सर्टिफिकेट मिलता है। तो उसको जैसे फार्मिंग में तार बार लगाना होगा, जैसे रिक्रेशनल के लिए बैन करना होता है या क्या करना होता है। हर एक स्टेट में अलग अलग चीज़ें अलाउड है। तो मैं आपको एक आइडियल जैसे फॉर मैं बता देती हूँ। फार्मर्स का जो स्पेशली उत्तराखंड का मैं एग्जांपल मैं स्टेट अनुसार 2-3 दे देती हूँ आपको। उत्तराखंड में 3 किस्म के लाइसेंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो है कंपनियों को जो मिलता है आपका कि आप हेम्प उगाएं मेडिकल पे और मेडिकल पे रिसर्च करें, और ठीक है। दूसरा है फार्मर्स को मिलता है, ठीक है। फार्मर्स को सिर्फ इंडस्ट्रियल हेम्प का लाइसेंस मिलता है। ओके। और वो इंडस्ट्रियल हेम्प का लाइसेंस सीड जो है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। 0.3 THC उससे नीचे होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो सीड में ही वो THC पता चलता है। हाँ, ये सीड का पोटेंसी ये इतना होता है। हाँ जी, वो पता चलता है। तो सीड के हिसाब से होता है कि जैसे रिक्रेशनल के लिए जो सीड होते हैं तो थोड़ा हाई होते हैं। जी, मतलब THC कम से कम 5-6% तो हो, कम से कम, है ना। सो हाइब्रिड्स भी आते हैं अलग अलग किस्म की, जैसे कॉफी आती है उसी तरह अलग अलग, कुछ बहुत स्ट्रांग होती है। हाँ, एग्जैक्टली। हर मिर्ची अलग अलग तरह की होती है, चावल अलग अलग तरह के होते हैं। सिमिलर इफेक्ट, महक किसी की ज़्यादा होगी, पोटेंसी ज़्यादा होगी, THC किसी में ज़्यादा होगा। तो वो सीड एक तो वो हो गया। दूसरा, कुछ ही जैसे एक उत्तराखंड में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लाइसेंस नहीं दे रही है, लेकिन वो ट्राइबल एरियाज में आता है। तो जो ट्राइबल जो कम्युनिटी है, अब ट्राइबल मतलब ज़रूरी नहीं है वो आदिवासी की तरह रह रहे हो, गांव वालों की तरह भी तो आदिवासी रहते हैं ना। अच्छा। अपने कम्युनिटी में पहाड़ के जो गांव वाले होते हैं वो बेसिकली आदिवासी ही बोले जाते हैं, करेक्ट। वो ट्राइबल एक तरह से होते हैं। तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसको कलेक्ट करके लोगों को, ये कंपनियों को बेचने में, ताकि वो प्रोसेस करें और ये कंपनियां उससे कपड़ा बनाएं या CBD बनाएं, जो भी। दूसरा एक स्टेट है जैसे मध्य प्रदेश, वहाँ पे भांग उगाई जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वहाँ पे भांग उगाई जाती है। भांग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खरीदती है वो फार्मर से, वो उसको उबालती है, उसको थोड़ा पोटेंसी कम करती है, फिर वो एक्साइज डिपार्टमेंट ऑक्शन करता है यही कंपनियों को या भांग ठेके वालों को जो लीगली बेचते हैं या उससे दवाई बनाते हैं। जो बाजार में आता है ना, जो भांग का सीड, जो अचार बनाने के लिए, चटनी बनाने के लिए यूज करते हैं, वो कहाँ से आता है? वो ये ज्यादातर तो 2 जगह से आता है। क्या कहते हैं, जो ट्राइबल्स, कुछ भी नहीं होता ना, वो तो आइडियली सीड में तो नशा ही नहीं होता, नशा नहीं होता है। पावर होती है, ओमेगा-3, ओमेगा-6, ओमेगा-9 होता है। नशा या तो पत्ते में होता है या तो फूल में होता है। सीड में कुछ भी नहीं, नशा नहीं होता है। सीड सप्लीमेंट के अंडर आता है, इसीलिए उसको चटनी में यूज करते हैं। हाँ, इंडिया में भी सीड, हेम्प सीड FSSAI के अंडर आता है। वो पता कैसे चलता है कि कितना पोटेंसी है, क्योंकि वो जिस पौधे से लिया गया है ना, उस पौधे का फूल जब उगेगा तो उतना THC आएगा, उसके बीज में वो THC नहीं आएगा। अच्छा जी। तो आपने कहा कि अगर नेपाल के कृषक सेम तरीके से नेपाल तो पहले उनको आपको इंडस्ट्री से कनेक्ट होना पड़ेगा।
नहीं, आज भी जो कर रहे हैं नेपाल के फॉर एग्जांपल ट्राइबल एरियाज में उग रहा है, कर तो क्या ही रहेंगे मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जो उग रहा है ट्राइबल एरियाज में, यदि वो और इसको कंटिन्यू करना चाहें, गवर्नमेंट को कम से कम एक सर्कुलर पास कर देना चाहिए कि हमारे ये जो एरियाज़ हैं, बजौरा हो गया, बाजंग हो गया, ये मेरे पास लिखी हुई नाम है क्योंकि भक्तापुर, आई थिंक सो भक्तपुर हो गया, बजांग कुछ जगहें हैं जहाँ पे ट्राइबल वो फॉरेस्ट एरियाज में ही होता है, तो उन लोगों के माइग्रेशन इशू भी कितना है, वहाँ के लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो उन लोगों को एक व्यवसाय का ज़रिया मिल जाएगा। तो ज़रूर सर्कुलर पास करना चाहिए इससे पहले कि जो जनरल पब्लिक है वो पिटीशन वगैरह फाइल करे, जो कि बातें चल रही है, सबको पता है इस चीज़ के बारे में। तो अगर वो करते हैं तो मैं चाहूँगी कि गवर्नमेंट उससे पहले ही सर्कुलर पास कर दे। लास्ट गवर्नमेंट डबल टाइम लास्ट कर सकती है अगर लोगों के केस करने से पहले वो पहले से ये डिसीजन ले लें, मुझे ऐसा लगता है। अब जब हम ये बात कर रहे हैं और कोई एक पेरेंट, एक जिम्मेवार आदमी जब एक कार्यक्रम देख रहा होता है तो उनका डर एक ही होता है कि अगर ये हुआ, इलीगल हुआ, तो मेरे बच्चे, आज के युवान अगर गांजा फूकने लगे और दिन रात गांजा फूकने लगे तो काम कैसे करेंगे, क्या कैसे करेंगे, पेरेंट्स इसके लिए डरते हैं ना वो। मैं ऐसे पेरेंट्स से सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि जिसको दिन रात नशा करना होगा वो दारू भी लेके बैठ जाएगा, बीड़ी भी लेके बैठ जाएगा, सिर्फ गांजा लेके नहीं बैठेगा। लेकिन जिसको नहीं करना होगा और आपके संस्कार उतने सही होने चाहिए कि वो उसमें अपने आप को तर ना कर रहा हो, अगर तर कर भी रहा हो तो उसमें क्या वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहा है। अगर जिस तरह से आज की तारीख में 150 यूनिवर्सिटी हैं यूएस में जो गांजे और भांग का कोर्स देती हैं, 5 यूनिवर्सिटी हैं जो सिर्फ और सिर्फ गांजे की बनी हुई हैं, तो उसमें आप मतलब मेरी गलती है, आपके बच्चे की गलती है कि यूएस की गलती है कि आज की तारीख में यूनिवर्सिटियां बन रही हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, उसके डॉक्टरेट बन रहे हैं, डॉक्टर का सिर्फ कोर्स हो रहा है गांजे का जी। तो अगर वो चूर भी है उस चीज़ में तो सही चीज़ में चूर है कि नहीं, खाली सेवन तो नहीं कर रहा है बैठ के, उसका अगर इंटरेस्ट है तो उसको ये समझाए कि एक बार अगर पी लिया दिन में तो उसके बाद बैठ के पढ़ाई भी कर लो, है ना। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि अगर उसी में अटक गए तो जिनको अटकना होता है वो अटक जाते हैं दारू में भी जाके, तो हम दारू के पीछे नहीं पड़ते कि बैन कर दो। तो अगर आपके संस्कार इतने मजबूत होंगे तो वो वैसे भी उस चीज़ में चूर नहीं होंगे जाके। तो अब दूसरा बात करते हैं, जैसे सिगरेट है जी। सिगरेट हमने सुना है कि एक सिगरेट अथवा एक गांजा का जो असर होता है वो 100 सिगरेट से मतलब जो 100 सिगरेट पी के जो वो इफेक्टेड होता है एक से भी नहीं होगा। सो बेसिकली आपका ये मतलब है कहने का कि अगर मैंने एक सिगरेट पिया उस सिगरेट से लंग्स में इतना खराबी होगा जितना 100 जॉइंट से होगा। अच्छा, ऐसा है। अच्छा, क्योंकि जो कैनबिस है या गांजा है या भांग है का भी असर उतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है, 100 जॉइंट का होगा। और ये स्टडी अभी 2023 में वापस की गई है कि जो लोग 20 साल से 30 साल की उम्र तक में सिर्फ गांजा पीते हैं और जो लोग सिर्फ सिगरेट पीते हैं, 10-10 लोगों का ग्रुप, और जो सिर्फ गांजा पीते थे उनका लंग्स बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल ज़रा सा, और जो सिर्फ सिगरेट पीते थे उनका कितना ज़्यादा। और ये स्टडी प्रॉपर है। समवन अगर आप देखना चाहें तो गूगल पे जाके कैनबिस स्टडी स्मोकिंग टोबैको डालिएगा एंड 2023 आपको वो आ जाएगी। एंड आपके साथ तो मैं वो रिपोर्ट ही शेयर कर लूँगी। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि गांजा जब आपका, वही मैंने बोला ना, एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम आपके सारे सिस्टम को स्मूथ और फ्लूइड रखता है, जो कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। एंड उसके साथ ही साथ जो आपका जो टोबैको है, जो लेड वाला पेपर है, वो सारी बहुत डिफरेंट थिंग्स होती हैं। जो गांजा स्मोक करते हैं उनमें कैंसर की बीमारी नहीं होती है, लंग्स की नहीं बीमारी होती। मेरा टीबी का इलाज हुआ था मतलब गांजे से, और मैंने स्मोक करके किया था, क्योंकि आज से 10 रादर अब तो 2023 हो गया, तो 11 साल पहले ऑयल अवेलेबल नहीं था इंडिया में।
तभी तो लड़ाई नहीं की, तभी तो इतना समझा रही हूँ मैं लोगों को। लोग ये पूछ सकते हैं आपको कि टीबी का तो औषधि भी मिलता है, डॉट्स जो दवाई होती है गवर्नमेंट की, कैंसर का मेरा इलाज नहीं हो रहा था उन डॉट्स की मेडिसिन से, मेरी तबीयत और ख़राब हो रही थी और मेरे पास उसकी रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं। उसी तरह जो रेडिएशन और कीमोथेरेपी होता है, मैं उसके प्रति कुछ बुरा नहीं बोलना चाहूँगी जो करते हैं, लेकिन जो कीमोथेरेपी होती है वो बेसिकली आपके सेल्स को मार रहा होता है, गुड सेल्स एंड बैड सेल्स ऑल्सो। यूजुअली अगर आपके कम कैंसर सेल्स होते हैं तब आप जाके बच जाते हैं, तभी तो अच्छे बाल और आईब्रोज और स्किन भी आपकी ख़राब होने लगती है रेडिएशन कीमोथेरेपी के बाद। एग्जैक्टली वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती कैनबिस ट्रीटमेंट में। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है क्योंकि जो मॉडर्न एडवांस साइंस है वो प्रूफ्स इन पेशेंट्स के भी मानने को तैयार नहीं है, वरना ऐसी हज़ारों पेशेंट्स हैं जिन्होंने अपना कैंसर रिवर्स किया है सिर्फ और सिर्फ कैनबिस और गांजे से, और विदाउट साइड इफेक्ट, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स लाइक लूजिंग ऑफ हेयर एंड ऑल ऑफ दैट। फिर भी मैं ये बोलती हूँ जो यूज़ करते हैं, कीमोथेरेपी लेते हैं, रेडिएशंस लेते हैं, वो भी कम से कम कैनबिस थेरेपी को साथ में रखें ताकि जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं आपके कीमो के वो कम होते रहे। वो यहाँ तक करता है। तभी मैंने बोला ना कि अब मेरे पास खुद जानने वाले पेशेंट्स हैं जिनका कैंसर रिवर्स हुआ है, जिन्होंने HIV को HIV स्टेज पे सील कर दिया है, एड्स नहीं बना है, रादर उनके बच्चों में वो HIV नहीं आया है जीन, सिर्फ कैनबिस थेरेपी से इंडिया में बैठे हुए हैं वो। सो द पावर, एंड US में तो पूरी स्टडीज़ जो होके रखी हैं, बट सामने भी होता है ना कि चलो वो एक स्टडी हुई है, एक हमने सामने देखा पेशेंट को, तो ये सामने देखी हुई बात है। जैसे नॉर्मली तो देखा जाता है कि अगर पेरेंट्स को एड्स है तो वो तो बच्चा वो ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट में भी आएगा, कंफर्म एड्स नहीं, बट आजकल ऐसी अंग्रेजी दवाइयाँ भी हैं जिसकी वजह से नहीं आता वो बच्चे में जीन, है ना। तो उसके साथ साथ कैनबिस में भी यही चीज़ है जिसमें वो जो पेशेंट है उसने सिर्फ और सिर्फ कैनबिस रिलेटेड दवा का इस्तेमाल किया क्योंकि वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे बच्चा, तो दे डिडंट नो ना कि वो ट्रीटमेंट पहले शुरू कर लेते उसका, दे वर लाइक प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट ईयर वी विल ट्राई, सो दैट स्टिल हैपेंड एंड दैट इज ओनली कैनबिस थेरेपी दैट ही डिड, विच इज़ अगेन एक केस जो मैंने इंडिया में देखा, बट ऐसे हज़ारों केसेस है US में, क्योंकि वहाँ पे जितना हमारे प्रति दबाया जा रहा था उतना वो लोग उसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट में कर रहे थे, कुछ स्टेट्स में था ऐसा थोड़ी ना। कोलोराडो में अभी हुआ है, कोलोराडो में हो तो गए कितने 20 साल होने को आए, मेडिकल होके रखा है जी, मतलब 20 साल इन द सेंस पीपल वर स्टिल यूजिंग इट, दे वर अवेयर, स्टडीज़ हो रही थी, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टडीज़, 75 साल पहले की स्टडीज़ है, कैंसर में हेल्प करता है, कैंसर ट्रीटमेंट के कैनबिस रिलेटेड, ईयर के साथ कहाँ पे हुआ था, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें हम लोगों से छुपाई गई। अब कंपेयर करते हैं अल्कोहल से जी, जो अल्कोहल लीगली बिकता है और अल्कोहल में कितना परसेंट है वो देखकर आदमी अपने हिसाब से अपनी जो जितनी क्षमता है उस हिसाब से वो पीता है, फिर उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो तो सारा दुनिया को पता ही है, तो अल्कोहल से गांजा को कंपेयर करके बताइए। अल्कोहल से कई बीमारियां होती हैं, लिवर ड्राई हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ वो बाइंडिंग एजेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई दवाइयों में यूज़ होता है, एलोपैथी में यूज़ होता है। उसी तरह कैनबिस आयुर्वेदा और सिद्धा और हुनानी मेडिसिन, टिबेटन मेडिसिन, चाइनीज़ मेडिसिन का अल्कोहल हुआ करता था बाइंडिंग एजेंट, प्लस उसको इम्प्लीमेंट बॉडी में करने के लिए जी। जहाँ तक रही क्या कहते हैं ये मेडिकल जो बात हुई, अब वो उससे टिंचर बनाए, उससे ऑयल बनाए, है ना। तो लोग जो है, कई लोग होते हैं जो कैप्सूल खाते रहते हैं दवाइयों के नाम पे, सप्लीमेंट्स के नाम पे, कुछ सिरप पीते रहते हैं, वो अपने आप में एक तरह का नशा होता है, उसके अंदर भी अल्कोहल होता है, सिरप्स में होता है, दवाइयों को बाइंडिंग एजेंट होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो प्रॉब्लम होती है वो एडिक्शन एक अपने आप में प्रॉब्लम है, सब्सटेंस से उसका कोई नाता नहीं होता है। उसका ये मतलब होता है, एडिक्शन की लिटरल मीनिंग होती है एन इशू वेयर वी आर ट्राइंग टू फिल इट, अ वॉइड वी आर ट्राइंग टू फिल विथ समवन नेगेटिव, विथ समथिंग नेगेटिव।
कुछ लोगों को खाने का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को दारू का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को सिगरेट का एडिक्शन होता है, कुछ लोगों को गांजे का होता है, कुछ लोगों को शॉपिंग का होता है, कुछ लोगों को गेम्स का होता है। देखा नहीं, टिकटॉक की वजह से कितने लोग मरे थे, वो पबजी की वजह से कितने लोग मरे हैं लाइफ में, है ना। तो उसी तरह अल्कोहल में भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स है, जितना गेमिंग में साइड इफ़ेक्ट्स है, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। तो हम वापस कमिंग बैक टू दैट सेम पॉइंट कि किसके लिए कितना अच्छा है, वो ना मैं कोई होती हूँ बताने वाली, ना आप होते हैं। एक, हमें पता होना चाहिए हमारे लिए कितना अच्छा है। दूसरा, डॉक्टर, उनसे बात करके पता होना चाहिए। एंड दैट्स वाई एक यूएस हो गया, कनाडा हो गया, इनका एग्जाम्पल लेते हुए हमें सीखना चाहिए। पोर्चुगीज़ हो गया कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें लीगल कर दी गई हैं। कई प्रांतों में, उनके देश के प्रांत होते हैं, प्रदेश होते हैं, उसमें लीगल कर दी गई हैं, उसका यूज़ हो रहा है, उसका अब्यूज़ कम हो चुका है क्योंकि लीगल हो गया ना। अब उसमें कोई फ़न नहीं रह गया। 50% तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है यंगस्टर्स के लिए, अरे लीगल है, इसमें अब कोई वो चीज़ नहीं रह गई है ना। दूसरा, जो इसके प्रति जितना भी डार्क बिजनेस हो रहा था, ब्लैक, वो तो बंद हो जाएगा। अब उसमें कोई मार कटाई वाली बात ही नहीं है, सब बिल काट रहे हैं, बैठ के बिल काट रहे हैं आराम से। एक दूसरे को नहीं काट रहे, बिल काट रहे हैं। तो जितना वो भी नेगेटिविटी थी वो भी कम हो जानी है। उल्टा एक दारू के ठेके पे आपने हमेशा लड़ाई देखी होगी, कभी भाई भांग के ठेके पे लड़ाई देखी है? सुना भी है, हंसते ही रहते हैं भांग के ठेके के आसपास या लोग, है ना। दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड भांग और गांजा, कि शूट आउट हो जाता है दारू के ठेकों के आसपास। आप कभी पंजाब हरियाणा के दारू के ठेकों को सुनिएगा, है ना, और भांग के ठेकों के उधर जाके देख लीजिए आप, हंसते रहते हैं, ठहाके जो ले रहे होते हैं ना। दैट इज द सोल डिफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। On that note, we'll jump to the next topic. The Secrets of Life with Subhas Agam.